नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही का हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे हिंदी का, ठीक है, तो उनमें हम लोग अभी तक 5 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 6वां चैप्टर है जिसका नाम है, देख लीजिए, फसल यह दंतुरित मुस्कान, जो भी परीक्षा उपयोगी MCQ है वो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उसको लेकर आज मैं आया हूँ। और लगभग हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। कितना? 50। तो चलिए बिना देरी के, अगर चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो मैथ का क्लास फ्री फाउंडेशन क्लास स्टार्ट है, आप जाइए प्लेलिस्ट में। अगर रीजनिंग का करना चाहते हैं, रीजनिंग का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट है, वहाँ पे जाइए। अगर ग्रुप डी का कर रहे हैं तैयारी तो वहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप हिस्ट्री का कर रहे हैं तो तेज नारायण सर पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ पे भी जाके देखिए प्लेलिस्ट। यानी कि सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं आपके सामने प्रश्न। पहला प्रश्न, यह दंतुरित मुस्कान, इसका जो पहला प्रश्न है क्या, देखिए इसका जो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। पहला प्रश्न, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि लेखक परिचय से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी कहानी हो, कुछ भी हो, कविता हो, हमेशा लेखक परिचय से प्रश्न बने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, यानी कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था, बताइए। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब? 1919 ईस्वी में। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते। अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग कमेंट में भी जवाब देते चलिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे बता ही दूंगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। नागार्जुन का जन्म कहाँ पे, कब हुआ था? 1919 में। और कहाँ पे हुआ था, जल्दी बताइए। नागार्जुन का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ पे? बिहार। बिहार। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागार्जुन का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 3, नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे। नागार्जुन जो थे किस स्वभाव के व्यक्ति थे, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 3, नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे, बताइए। किस स्वभाव के व्यक्ति थे? क्या होगा यहाँ पे? घुमक्कड़, यानी कि घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 4, नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है। नागार्जुन को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है, जल्दी से। उपनाम वगैरह से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो आपको याद करना अति आवश्यक हो जाता है। नागार्जुन को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है, तो क्या होगा? क्या होगा? आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है। किसको? नागार्जुन को किस उपनाम से? आधुनिक कबीर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है? 7, 8, 5, 4। प्रश्न संख्या 5 बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 5 जल्दी से। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड हैं? तो कितने हैं? 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है? तो 7 हो जाएंगे। चलिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस स्वदेश लौटे। कितने वर्षों के पश्चात नागार्जुन जो है 1938 में वापस, यानी कि स्वदेश लौटे, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 जल्दी बताइए, क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 बताइए जल्दी से। कितने वर्षों के बाद लौटे थे? तो 4 वर्ष के पश्चात लौटे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाप लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होगा वापस, ठीक है। हमारा टाइपिस्ट थोड़ा सा गड़बड़ा दिया मैटर को। चलिए प्रश्न संख्या 7,
क्या है? प्रश्न संख्या 7, नागार्जुन किस भाषा में किस भाषा में यात्री उपनाम से काव्य रचना करते थे? प्रश्न संख्या 7 बताइए जल्दी से। नागार्जुन जो है किस भाषा में यात्री उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे? बताइए किस उपनाम से? तो मैथिली। किस? मैथिली उपनाम से क्या करते थे? काव्य रचना करते थे। कौन? नागार्जुन। देखिए आप सभी को लग रहा होगा एक्सप्लेन, मैं इधर जितना एक्सप्लेन मैं करूँगा उससे अच्छा मैंने एक्सप्लेन करने वाले को प्रश्न नीचे ला दिया। एक चैप्टर से अगर आप 50 प्रश्न कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में प्रश्न छूटने की जो संभावनाएं है ना के बराबर हो जाती है। चलिए ठीक है, इसलिए आपका टाइम भी बचाना है और चैप्टर भी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, नागार्जुन के किस उपन्यास की कथा प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान से आगे की कथा है? यानी नागार्जुन के किस उपनाम की कथा प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान से आगे कथा है? ठीक है, बताइए आगे की कथा है जल्दी से। वरुण के बेटे, इमरतिया या एतिनाथ की चाची या बलचना? बताइए प्रश्न संख्या 8 जल्दी से। क्या होगा? नागार्जुन ने किस उपन्यास की कथा प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान से आगे की कथा है, यानी कि उससे आगे की कथा है। कौन होगा? प्रश्न संख्या 8 जल्दी से। तो कौन है? बलचनमा। कौन है? बलचनमा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस विद्वान ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताएं कहा है? कौन सा विद्वान था जो नागार्जुन की जो कविताएं हैं उसको नुक्कड़? अच्छा आप हमें कमेंट करके बताइए कि नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बताइए कौन विद्वान था जो नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताएं कहता है? प्रश्न संख्या 9 बताइए जल्दी से। क्या होगा? क्या होगा? तो डॉक्टर बच्चन सिंह वो व्यक्ति थे, डॉक्टर बच्चन सिंह वो विद्वान थे जिसने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताएं कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 10, प्रभाकर मचुए ने किस कवि को आधुनिक युग का कबीर कहा? बताइए प्रश्न संख्या 10 जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 10 क्या होगा? प्रभाकर मचुए ने किस कवि को आधुनिक युग का कबीर कहा था? तो कौन होगा? नागार्जुन। ये जो चैप्टर आप पढ़े हैं तो इसी को न बोलेंगे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अभी आप ये चैप्टर का एमसीक्यू कर रहे हैं तो लेखक का नाम आप जान गए, लेकिन एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो है मतलब कि मिक्स आएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा सारा चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस सेट जब भी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस सेट देखना है, क्योंकि वहाँ मिक्स क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो आपका जो प्रश्न पूछने की संभावनाएं यानी कि तेज हो जाएगी और आपको याद रहेगी सारी चीज़ें। ठीक है, यानी आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मिक्स रहेगा और आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 11, नागार्जुन के किस उपन्यास में मठाधीशों के घिनौने कृतियों का नग्न चित्रण है? यानी कि नागार्जुन की कौन सा उपन्यास था? ठीक है, नागार्जुन जो है उनके कौन सा उपन्यास था जिनमें जो मठाधीश है उनके घिनौने कृति यानी कि मतलब गंदगी कृतियों का नग्न चित्र यानी कि नंगा चित्रण है। ठीक है, बताइए प्रश्न संख्या 11 क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 11, नागार्जुन की किस उपन्यास में मठाधीशों के घिनौने कृतियों का नग्न चित्रण है? तो क्या होगा? जल्दी से। तो इमरतिया उपन्यास में मठाधीशों के घिनौने कृतियों का नग्न चित्रण है। चलिए प्रश्न संख्या 12, नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास। नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन है? नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन है? गोदान, गबन, पारो, मैला आंचल? बताइए मैला आंचल काफ़ी ज़्यादा फेमस क्या है?
बताइए महिला ऐसा काफ़ी ज़्यादा फेमस क्या है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, महिला आंचल बताइएगा क्या है। नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है। प्रश्न संख्या 12 का जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? तो पारो, क्या होगा? ए पारो। अभी आप सभी को मालूम होगा पारो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी, कहाँ पे? बिहार में। वो नाचने के लिए गई थी ऑर्केस्ट्रा में, एक बंधु थे, एक हमारे बिहार के युवा थे, जिन्होंने स्टेज में ही क्या डाल दिया? सिंदूर। अब उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे, ठीक है, बताइए। उस पर गाने भी निकल गया था, ऐसे कैसे छोड़ देवे नचनिया बूझ के, यानी कि उसको नचनी बूझ के यानी नाचने वाली समझ करके, जब वो नाचने वाली थी तब आपने सिंदूर क्यों डाला था स्टेज में जाकर? आपने पब्लिकली सिंदूर डाला तो आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ऐसे बहुत महामूर्ख लोग भी रहते हैं, यानी अगर आपको वो पसंद नहीं थी तो आपने क्यों वहाँ पे गया और पूरे पब्लिकली प्लेस में जाके आपने सिंदूर डाला? ऐसे ऐसे महान महान लोग हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पारो। खैर उसका भी अपडेट मैं नहीं देख रहा हूँ क्या हुआ उनका, आप लोग जाके देख लीजिएगा। पारो शायद दोनों का शादी वगैरह हो गया होगा, ठीक है। वो लड़का फिर भाग गया था क्योंकि उनके लड़की को उनके माता पिता वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। बोलते थे कि नचनिया ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली है। जब नचनिया थे तो आपका बेटा ही निकलती क्या? यानी आप अपने बेटे को संस्कार में कमी कीजिए कि तभी नो इतना लाखों लोगों की भीड़ में, हज़ारों लोगों की भीड़ में आपका बेटा स्टेज में जाके लड़की के सिंदूर डाल देता है, किस कॉन्फिडेंस से, किस बलबूते पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ऐसी गलती नहीं करना है जीवन में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 मैंने बताया कि नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा? पारो। ओ पारो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, नागार्जुन ने बौद्ध धर्म किस देश में ग्रहण किया? बताइए जल्दी से। नागार्जुन जो थे कौन से देश में बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे? चीन, श्रीलंका, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, कौन से देश में ग्रहण किए थे? बताइए। प्रश्न संख्या 13 का क्या होगा? कौन से देश में ग्रहण किए थे? बताइए। तो श्रीलंका में। आप सभी को मालूम होगा कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की प्रचार के लिए कौन गए थे? अशोक के पुत्र कौन थे? बताइए कमेंट करके। आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, हिस्ट्री नारायण सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग जाइए और पढ़िए। मैं बोलता हूँ ना कि आपको अगर फ्री कुछ भी चीज़ें देते उसका लाभ उठाने सीखिए। आने वाले दिन में अगर मैंने पेड कोर्स लॉन्च कर दिया तो क्या होगा? अभी जब फ्री दे रहा हूँ सारी चीज़ें, तो आपको उस चीज़ का महत्व समझना चाहिए। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी वैल्यू कीजिए। इस तरह की इतना कंटेंट, इतना मेहनत करते हैं, तब आपके लिए एक वीडियोस लाते हैं, ठीक है। चलिए तो श्रीलंका में, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 14, नागार्जुन ने किस उपन्यास में बरगद को बचाने के लिए किसानों से संघर्ष की कहानी की? ठीक है। बताइए नागार्जुन ने इस उपन्यास में बरगद को बचाने के लिए किसानों से संघर्ष की कहानी की, यानी कि किस उपन्यास में? प्रश्न संख्या 40, इसके जगह किस होगा शायद, देखते हैं, मैं मिला लेता हूँ। प्रश्न संख्या 14 का क्या होगा? नागार्जुन जो है, हाँ, नागार्जुन ने इस उपन्यास में बरगद को, हाँ बिल्कुल प्रश्न सही है, ठीक है, कुछ मिस्टेक नहीं, प्रश्न सही है। क्या है देखिए, नागार्जुन जो है यहाँ पे उपन्यास का नाम दिया गया तमस, बाबा बटेश्वरनाथ, गोदान, काशी का 80। गोदान किसकी उपन्यास आप हमें कमेंट में बताइएगा। गोदान जो है काफ़ी फेमस उपन्यास है। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न क्या पूछ रहा है, नागार्जुन ने इस उपन्यास, यानी कि कौन सा उपन्यास है चारों में से कि बरगद को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है, ठीक है। बताइए प्रश्न संख्या 14 का क्या हो जाएगा? कौन सा उपन्यास था बताइए जल्दी से। बी, तो बाबा बटेश्वरनाथ, ठीक है। बाबा बटेश्वरनाथ ये जो उपन्यास है जिसमें बरगद को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है, ठीक है। बताइए बरगद के पेड़ को, यानी बरगद जो है काफ़ी ज़्यादा क्या छांव देता है, घना होता है और उसकी जड़ें इतनी नीचे भी जड़ रहती है और ऊपर से भी
उतना भारी वृक्ष को संभालने के लिए आप देखिए उनकी जटाएं रहती है, और वो जटाएं लरक लरक के यानी कि गिरते गिरते नीचे ज़मीन से सट जाती है। उससे क्या होता है, पेड़ को सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि नीचे भी मतलब कि भारी विशाल। अब मान लीजिए कि एक पेड़ है, ठीक है, या तो एक शरीर है, मोटा शरीर, तो उसको संभालने के लिए चाहे डंडा चाहिए, कुछ भी चाहिए, थोड़ा सा आराम आराम से चलेगा। तो उसी तरीके से पेड़ जो है बरगद का बहुत ही ज़्यादा विशाल होता है, ठीक है, विशाल होता है। आप सभी को मालूम होगा इस तरीके से, पूरा इस तरीके से होता है। तो इनकी जो जटाएँ हैं, ठीक है, इनकी जो जटाएँ हैं नीचे तो होती ही है, ठीक है, इधर तो फैली हुई रहती है, लेकिन इतना विशाल पेड़ को संभालने के लिए इधर से भी जटाएं निकल जाती है, यानी कि ज़मीन में जाकर सड़ जाती है। तो इधर से भी बैलेंस बन जाता है, इधर से भी, और ये और भी विशाल हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया हो कि बरगद के पेड़ में जो जटाएं रहती वो क्यों नीचे तक आ जाती है, उस पेड़ को संभालने के लिए, ठीक है। तो कौन से उपन्यास में नागार्जुन की कौन सा उपन्यास था जिसमें बरगद को बचाने के लिए किसानों को संघर्ष की कहानी थी, तो बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नागार्जुन को आम लोग किस नाम से पुकारते थे? नागार्जुन को आम लोग जो है किस नाम से पुकारते थे? प्रश्न संख्या 15, किस नाम से पुकारते थे नागार्जुन को? जल्दी से जवाब दीजिए, किस नाम से पुकारते थे? तो नागार्जुन को आम लोग किस नाम से पुकारते थे? तो बाबा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? बाबा के नाम से। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? बाबा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नागार्जुन किस साहित्यकार से प्रेरित होकर अनेक देश प्रदेश की यात्रा की थी? ठीक है, नागार्जुन जो है किस साहित्यकार से प्रेरित होकर, कौन से साहित्यकार थे जिससे प्रेरित होकर क्या किए थे? अनेक देश प्रदेश की यात्रा की थी। तो कौन से साहित्यकार थे? प्रश्न संख्या 16, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 16, कौन से साहित्यकार थे? राहुल शांत कृत्यायन। राहुल शांत कृत्यायन का आप बताइए कोई एक बुक का नाम, ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17, नागार्जुन को किस काव्य धारा का शलाका पुरुष कहा जाता है? ठीक है, नागार्जुन को किस काव्य धारा का शलाका पुरुष कहा जाता है? प्रगतिवाद का, आदर्शवाद का, जनवाद का, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17 बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 17 का जवाब दीजिए, क्या होगा? तो नागार्जुन को किस काव्य धारा का शलाका पुरुष कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का, ठीक है, प्रगतिवाद का नागार्जुन को शलाका पुरुष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? नागार्जुन जो थे कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे? नागार्जुन कौन सी पत्रिका का संपादन किए थे? जल्दी से बताइए। तो कौन सी पत्रिका हो जाएगी? कौन सी पत्रिका? हंस, दीपक, नया ज्ञानोदय और साहित्य भारती। प्रश्न संख्या 18 बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 18 बताइए। तो नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो दीपक का। किस पत्रिका का? दीपक का, ठीक है, दीपक। तो यहाँ पे जो दीपक कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन जो है किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो दीपक का। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 19, नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 19, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत या हिंदी? नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? प्रश्न संख्या 19 बताइए जल्दी। किस भाषा में होती है नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा? किस भाषा में होती है बताइए जल्दी से। तो किस भाषा में होती है नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा? उर्दू भाषा में, ठीक है, उर्दू भाषा में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 का, नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक है। उर्दू नहीं होगा, ठीक है, उर्दू नहीं होगा, अंग्रेजी भी नहीं होगा, संस्कृत होगा। देखिए मैंने भूल गया था, संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में हुई थी, ठीक है, याद कर लीजिए, कहीं ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है। देखिए आपको भी
ऑप्शन इस तरीके से दिए जाएंगे कि आप भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो भूलना नहीं एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस करना होगा आपको। चलिए, प्रश्न संख्या 20, हमारे पास और 30 प्रश्न बचे हुए हैं। कितना? 30 प्रश्न और बचे हुए हैं। बताइए, लगातार वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग लाइक कीजिए ज़रूर से, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, और दोस्तों को शेयर करिए जिनके पास कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो यहाँ पे फ्री क्लासेस हो रहे हैं, सभी का PDF दिया जाता है। आप जल्दी से बताइए, ठीक है। नागार्जुन का बचपन में क्या नाम रखा गया था? नागार्जुन का जो बचपन का नाम था क्या था? बताइए जल्दी से। प्रश्न संख्या 20, नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? तो ठक्कन था। क्या था? ठक्कन। कितना खतरनाक था नागार्जुन के बचपन का नाम? ए ठक्कन। ठक्कन, बहुत सारे लोग ढक्कन भी बोल देंगे, नहीं, ठक्कन, ठीक है। ये महान कवि है, इसलिए किन्हीं का अपमान नहीं करना चाहिए, समझे। इन्हीं की देन है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का है, ठीक है, जिन्होंने छुआछूत की भावना को मिटाया। इस देश का संविधान निर्माता बाबा साहब। बताइए, बाबा साहब की जयंती कब मनाई जाती है? अभी आ रही है, बाबा साहब की जयंती आ रही है। मैं उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 21, फसल कविता के कवि क्या क्या नाम है? फसल कविता के कवि का क्या नाम? बताइए। वीरेंद्र आस्तिक, मानवेंद्र सिंह और नागार्जुन महादेवी वर्मा। फसल कविता के कवि का क्या नाम? बताइए। ये तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागार्जुन। 21 का जो सही आंसर क्या होगा? नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, कवि ने किसे हाथों में स्पर्श की महिमा कहा? यानी कि कवि ने किसे हाथों की स्पर्श महिमा कहा है? बताइए, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहा है? फसल को, बादल को, चांद को, पानी को? बताइए, कवि जो है किसे हाथों का स्पर्श की महिमा का? प्रश्न संख्या 22, जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 22, तो कवि ने किसे हाथों का स्पर्श महिमा कहा है? तो फसल को। किसे? फसल को, ठीक है, फसल। फसल को हाथों की क्या कहें? स्पर्श महिमा कहें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, फसल को। कौन से कवि? नागार्जुन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? बताइए जल्दी से, ये तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 23, बोलिए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? 23 का जवाब बताइए। खेलने के बाद बच्चे का शरीर किससे भर जाता है? खुशबू से, बदबू से, धूल से, कीचड़ से? इसका जवाब आप लोग नहीं जानिएगा। बताइए, कितना शर्म की बात है अगर इसका जवाब अगर नहीं जान रहे और कमेंट में नहीं बता रहे तो। बताइए क्या होगा? धूल से। बताइए, बच्चे लोग आपके गांव में होंगे, कहीं भी होंगे, आप भी बच्चे में धूल से नहीं खेलते? धूल से पूरा लटा जाते हैं, धूल से हर एक चीज़ करते। धूल उनके लिए वरदान होता है बच्चे का, ठीक है। इसीलिए आप सभी को मालूम होगा कि बचपन में लार जो है, ठीक है, लार काफ़ी ज़्यादा टपकता है। क्यों टपकता है? क्योंकि बचपन में जो बच्चे लोग रहते हैं उसमें धूल मिट्टी बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो उस चीज़ को पचाने के लिए हमारा लाल जो एंजाइम है, लार, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्व। देखिए, कई सारे बच्चों का ऐसे लार चूते रहता है। देखिएगा यहाँ पे लार चूहा एक लगा हुआ रहता है ना, यहाँ रुमाल टाइप का। छोटे छोटे बच्चों को आजकल देखिए इसी में रुमाल टाइप का छोटा सा कपड़ा बांध देते हैं, यानी कि बच्चों को लार से पोंछने के लिए, नाक पोंछने के लिए। तो लार इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो हमारे बैक्टीरिया को क्या करता है, जो कीटाणु होते हैं उसको मारता है। तो लार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थूकते रहते हैं ज़्यादा। तो ज़्यादा थूकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि थूकने के साथ में हमारा लार भी चला जाता है। तो हम जो लीलते रहते हैं लार, वो क्या, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाने को पचाने के लिए। अगर हमारे शरीर से खाना ही नहीं पचेगा तो क्या होगा? हमारी सेहत खराब होगी, और क्या होगी, हमारी विकास रुक जाएगी, हमारे मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी। तो यानी कि हमारा सेहत सही रहेगा तो हमारे मानसिक स्थिति भी सही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न संख्या 24 क्या है? यह दंतुरित मुस्कान कविता के लेखक कौन है? ओहो, बताइए, ये भी सेम प्रश्न है।
बताइए, इसका जवाब भी आप लोग नहीं जानिएगा, कौन है बताइए। यह दंतुरित मुस्कान के लेखक कौन है? नागार्जुन। ये भी आपको बताना पड़ेगा, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आराम से आप लोग जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? जलघात, कमल, गेंदा, कुसुम। बताइए, कवि की झोपड़ी, झोपड़ी मतलब क्या होता है? झोपड़ी मतलब क्या होता है? झुग्गी झोपड़ी आप सभी सुने होंगे रे, छोटा मोटा कुटिया जिसको बोलते हैं। बताइए, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं? क्या खिलते हैं कवि की झोपड़ी में? बताइए। तो जलघात। अब ये भी बताइए आप, जलघात मतलब क्या होता है? जलघात मतलब क्या होता है बताइए। ठीक है, आपके लिए एक और होमवर्क दिए। प्रश्न संख्या 26, कवि के अनुसार शिशु का शरीर कैसा है? धूल से सना हुआ, बदला हुआ रूप, पानी से भींगा हुआ, इनमें से कोई ना। अभी मैंने आपको बताया, अभी इसका कोरिलेट करके आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? कवि के अनुसार शिशु का शरीर कैसा होता है? यानी कि धूल से सना हुआ है। आपको अभी मैंने बताया कि लार क्यों जरूरी है, क्योंकि धूल कण जो खाते रहते हैं तो उस चीज़ को पचाता है लार। यानी कि बहुत लार जो है हमारे भोजन को, खाने को पचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे, और एक प्रश्न भी पूछ दिया। मैंने बोला है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा टाइम आपका वेस्ट होगा। मैं जितना एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन है सारा चीज़ नीचे ला दिया हूँ, ठीक है, ऑप्शन में, क्वेश्चन में सारी चीज़ें। इसीलिए बोलते हैं कि इस चीज़ का कदर किया करो जो आपको फ्री में दे रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी व्यक्ति फ्री में कुछ भी चीज़ें दे रहा है तो याद रखिए आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, जिस दिन वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा वो फ्री देना बंद कर देगा। तो अभी मौका है, आप इस चीज़ का उठाइए लाभ। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है जियो का। जियो जो थे शुरू में क्या किए? लत लगाए फ्री दे देकर, फिर 99 रुपये दक्षिणा लिए, फिर देखिए रिचार्ज कम कर, सबसे कम रखे, फिर देखिए सबसे ज़्यादा कर दिए। क्यों? आज वो पूरा मेंटेन कर चुके हैं 5G का सारा चीज़। आज 5G के टक्कर में कोई नहीं है जियो के सामने। तो अगर उस लेवल पर कोई व्यक्ति मेंटेन कर लेता है ना, तो याद रखिए कि वो फिर आपसे पेड कोर्स लॉन्च कर देगा और फीस लेना स्टार्ट कर देगा। तो जियो ने फीस लेना स्टार्ट किया ना, दक्षिणा से स्टार्ट किए थे 99 रुपये से। तो अभी आपको फ्री दे रहे हैं तो उस चीज़ का लाभ उठाइए, नहीं तो फिर देखिएगा पेड कोर्स जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आपको पैसा दे के फिर पढ़ना पड़ेगा। चलिए, प्रश्न संख्या क्या होगा? इसका सही आंसर धूल से सना हुआ हो जाएगा। ठीक है, कवि के अनुसार शिशु का शरीर कैसा रहता है? लटाल पटाल यानी कि धूल से सना हुआ। प्रश्न संख्या 27, कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा? ओहो, बहुत ही मस्त। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा? आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 27, बताइए किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा है? चैप्टर में ही है, बताइए किसकी? प्रश्न संख्या 27, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा? तो किसकी मुस्कान में कवि मोहित हो जाते हैं? तो बच्चे की मुस्कान में। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो मुस्कान होती है मुर्दे को भी जिंदा कर दिए, ऐसी मुस्कान। कितना खिलखिलाते हैं, कभी 2 दांत आगे निकले तो कभी 1 दांत निकला होता है, कभी 4 दांत निकले होते, कितना सुंदर लगते हैं बच्चे। तो यही चीज़ बोल रहे लेखक कि बच्चों की जो मुस्कान होती है मरे हुए व्यक्तियों में भी जिंदा कर दे, यानी कि उसमें जान डाल दे ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। कवि ने क्या छविमान लगती, यानी कवि को क्या छविमान लगती है? कवि को क्या छविमान लगती है? धूप, बच्चे की मुस्कान, बच्चे की माँ, और छाया। बताइए, आप यहाँ से प्रश्न लेखक से कविता से बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, बताइए कवि को क्या छविमान लगती है? छविमान मतलब क्या होता है? अब बताइए कमेंट में, छविमान मतलब क्या होता है, और इसका जवाब भी दीजिए। कवि को क्या छविमान लगती है? प्रश्न संख्या 28, क्या छविमान लगती है? बताइए जल्दी से, क्या छविमान लगती है? यानी कि बच्चे की जो मुस्कान है उस पर मोहित हो जाते हैं, और बच्चे की जो मुस्कान है कवि को छविमान लगती है। ठीक है, मुर्दे में भी जान डाल दे ऐसी मुस्कान। कोई व्यक्ति थका हारा आया और उसका देखिए, बोलते हैं नाती पोता क्यों रखते हैं? बूढ़ा बूढ़ी लोग, आजकल के लोग तो नहीं रखते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन देखिएगा गांव घर में बच्चे, मतलब कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, नाती पोता लोग, नानी पालती है बहुत सारे लोग। क्यों? क्योंकि खुशी होता है,
उधर से थक हार के आए, काम करके आए, इधर उधर से टेंशन है, बच्चे आते हैं खुश होके, सारा दुख दर्द भूल जाते हैं लोग। तो इसीलिए बच्चे का होना घर में अति आवश्यक हो जाता है। प्यार रहते एक तरीके से, बहुत ही होते हैं। बच्चे के जगह में बहुत सारे कुत्ते बिल्ली रखते हैं, जानवर रखते हैं, तो उनसे भी प्यार करते हैं, यानी कि उसको देख कर खुश हो जाते हैं। चाहे कितना भी क्रोध हो, सारा क्रोध पानी में फिर जाता है तुरंत, ठीक है। इसलिए बच्चे का होना घर में अति आवश्यक हो जाता है। प्रश्न संख्या 29, छवि मैंने बता दी ना। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम, कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है, ठीक है। कौन बनता है, जल्दी से आप पढ़ेंगे आराम से जो इसका जवाब दे सकते हैं। बच्चे की पिता, बच्चे की माता, बच्चे के भाई, बच्चे की बहन। आराम से इसका थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए तो आराम से जवाब दे सकते हैं कि कवि और छोटे बच्चे के परिचय का, यानी कि कवि और बच्चे के बीच में कौन उन लोगों को रिलेशन, यानी कि मतलब क्या, कौन जुड़ा है, दोनों को एक साथ मिलाने में किसका सहयोग है। जल्दी, बच्चे के पिता का, बच्चे की माता का, भाई का, बहन का, बताइए किसका हो जाएगा। आराम से आप जवाब दीजिएगा। कौन है, बच्चे की माता। अगर बच्चे की माता नहीं रहती तो छोटे बच्चे और कवि को कौन मिलाता, कोई नहीं मिलाता। यानी सबसे बड़ा अहम योगदान बच्चे की माँ की है, ठीक है। ये जो मतलब बोलते हैं ना कि कविता हो, कहानी हो, अगर ध्यान से पढ़िएगा उसका थ्योरी प्लस में MCQ, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी आपके जीवन में भी। चलिए, पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ना जरूरी नहीं कि नौकरी ही लगे, लेकिन ऐसी पढ़िए जो आपको जीवन में रोज़मर्रा ज़िंदगी, एक दिन जाने से सबको, लेकिन अपनी पहचान इस तरीके से बना कर जाए कि आने वाले दिन मिसाल बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, कवि ने किसे हाथों के स्पद की महिमा कहा, ठीक है। कवि ने किसे हाथों के स्पद की महिमा कहा। प्रश्न संख्या 30, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 30 क्या है। प्रश्न संख्या 30, कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा का। स्पत यहाँ पे लिखा गया ना, मैं यही देख रहा था कि क्या लिखा हुआ, स्पर्श हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा रेड में ही कर देता, स्पर्श, ठीक है। स्पर्श, स्पर्श की महिमा का है, ठीक है। बताइए तो किसे, बीजों को, पौधों को, फसल को, ये सभी बताइए। प्रश्न संख्या 30 क्या होगा, 30 का सही जवाब तो किसे बोले हैं, फसल। यह दंतुरित मुस्कान कविता का नाम ही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाए, ठीक है। कवि जो किसे हाथों के स्पर्श की महिमा कहें, फसल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं, गेंदा, चमेली, कुसुम, जलजात को क्या खिल रहे हैं कवि की झोपड़ी में। प्रश्न संख्या 31, क्या खिल रहे हैं, बताइए जल्दी से, क्या खिल रहे हैं। तो जलजात, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 32, फसल किसका बदला हुआ रूप है। फसल जो है किसका बदला हुआ रूप है। फसल जो है किसका बदला हुआ रूप है, पौधे का, बीजों का, सूरज की किरणों का, खनिज को, किसका बदला हुआ रूप है फसल। प्रश्न संख्या 32 का जवाब दीजिए जल्दी से, 32 का जवाब दीजिए। किसका बदला हुआ रूप है, तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है फसल, ठीक है। सूरज में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे अणु हैं, उसी का बदला हुआ रूप है क्या, फसल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस पढ़िएगा तो उसमें, ठीक है, साइंस भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। चलिए प्रश्न संख्या 33, किसकी अंगुलियों, यानी कि अंगुलियां बच्चे को मधु पर कराती हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, कहीं प्रश्न गलत तो नहीं है ना, सही है, ठीक है। किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती है, बताइए। पिता की, माता की, दादी की, चाची की। प्रश्न संख्या 33 बताइए जल्दी से, किसकी अंगुलियां बच्चे की मधुपर्क कराती है। 33 का जवाब दीजिए। तो किसकी अंगुलियां, किसकी अंगुलियां, माता की अंगुलियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह, माता की अंगुलियां है बच्चे को मधुपर्क कराती है। यहाँ पे एक शब्द है मधुपर्क, मधुपर्क का आप कमेंट में जवाब दीजिए कि मधुपर्क का अर्थ क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 34, कवि बच्चे का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है। कवि जो है बच्चे का किससे संपर्क नहीं होने की बात कर रहा है, किससे, माँ से, चाची से, स्वयं से, दादी से, किससे संपर्क ना होने की बात की। प्रश्न संख्या 34 बताइए, किससे, बताइए। तो स्वयं से, कवि जो है स्वयं से बच्चे का संपर्क नहीं होने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
मैं आपको बताया हूँ कि अगर आप जानते हैं मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। जिस दिन आपका पेड क्लासेस हो गए मैं आपको टाइम दूंगा प्लस में, और लाइव लूँगा उसमें भी आपको टाइम दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, तो आप इसका बेनिफिट उठाए। रिकॉर्डेड में क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, ठीक है। सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देंगे और सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर को हल यानी कि हल करते चलेंगे, ठीक है, सॉल्व करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 35 क्या है? बच्चा कवि को कैसा देख रहा है? बच्चा जो है कवि को कैसा देख रहे हैं, ठीक है, यानी कैसे देख रहे हैं? रोकर, बिलबिलाकर, हंसकर, तिरछी नज़र से। आराम से इसका जवाब थोड़ा सा भी सेंस लगाइएगा, आराम से दे सकते हैं। तो कौन सी नज़र से बच्चा देखता है? बच्चा जो है कवि को कैसे देखते हैं? बच्चे लोग छिप जाते हैं, देखते हैं छिप जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो कौन सी नज़र से देखते हैं? प्रश्न संख्या 35 बताइए। तो तिरछी नज़र से नहीं बोलते कि ऐसे देखते हैं फिर छिप जाते हैं, फिर देखते हैं फिर छिप जाते हैं, यानी कि तिरछी नज़र से देखते हैं, छिप छिप कर, ठीक है। देखिए अब बच्चे का थोड़ा सा व्यवहार आप गौर कीजिएगा ना, तो ये जो प्रश्न है उत्तर है आराम से दे सकते हैं। मैं आपको कोरिलेट करके भी बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य है? यानी कि पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य? पाषाण मतलब क्या होता है बताइए? पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण मतलब क्या है? पत्थर। तो यानी कि पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य? इतना मैंने आपको बता दिया। जल्दी से इसका जवाब दिए तो प्रश्न संख्या 36 का जवाब दीजिए। तो क्या? कठोर हृदय में दया का उत्पन्न होना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या मार देंगे? क्या मार देंगे? पत्थर। पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, बोले अरे पाषाण पत्थर तो यहाँ पे दिया, पाषाण के पिघलने यानी पत्थर से पानी बनना, ठीक है। ये बहुत सारे लोग मार देंगे। थोड़ा सा अपना बुद्धि को भी लगाना है, क्या पूछ रहा है प्रश्न, इसीलिए ऐसा जो ऑप्शन है ना घुमा फिरा के दिया था ताकि बच्चे फंसे। देखिए पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य? यानी कि कठोर हृदय में दया को उत्पन्न, यानी बहुत सारे लोग पत्थर के समान तुम्हारा दिल हो गया, तुम पत्थर के समान है, तुम पहले जैसे नहीं रहो, तुम बदल गए हो, इस तरीके से नहीं बोलते हैं। तो यही चीज़, पत्थर दिल में भी दया की भावना आ जाने। पत्थर मतलब कि पत्थर नहीं, कठोर दिल में दया की, करुणा की भावना आ जाना, इसे ही बोल रहे हैं। पाषाण पिघलना मतलब कि वही चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37 कवि को एकटक कौन निहार रहा है? बताइए, ये भी आराम से जवाब दे सकते हैं। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? 37 का जवाब दीजिए। कौन है? तो एकटक कौन निहारता है? शिशु। कई बार क्या करते हैं? तिरछी नज़र से ऐसे ऐसे छिप छिप के देखते हैं, फिर छिप जाते हैं, फिर ऐसे देखते हैं। तो एक बार क्या करते हैं? ऐसे ऐसे देखते ही रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि एकटक कौन निहारता है? शिशु जो है कवि को निहारता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 कवि ने चिर प्रवासी किसे कहे? कवि जो चिर प्रवासी के माँ को या स्वयं को, बच्चों को या पिता को? बताइए कवि जो है चिर प्रवासी किसे कहा है? 38 का जवाब दीजिए। किसे कहे हैं? माँ को तो बोलेंगे नहीं, माँ के साथ बच्चे रहते हैं, तो किसे बोलेंगे? स्वयं को। क्योंकि प्रवासी मतलब क्या होता है? जिससे आप सभी को मालूम होगा कि पिताजी जो है घर का रोजी रोटी, घर की स्थिति सुधारने के लिए प्रवासी होते हैं, इनके अपने घर से दूर जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे के साथ हमेशा नहीं रह पाते, कौन? पिताजी, क्योंकि उनके पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है, संभालना है, उनको खाना भी खिलाना है, कपड़े लत्ते भी लाना है, एजुकेशन में खर्चा करना है। तो बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड नहीं कर सकते, यानी कि बच्चे थोड़ा सा दूर मिलते हैं और फिर चले जाते हैं काम करने के लिए। यानी कि पिता का योगदान एक घर को सींचने के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हो, यानी कि एक योगदान होता है। अगर पिता बोलते हैं ना कि पिता है तो सब कुछ है, पिता है तो दुकान के सारे खिलौने अपने, एक सुने होंगे ना कहानी कि पिता है तो सब कुछ अपना है, पिता है तो सब कुछ अपना है, दुकान के सारे खिलौने हैं, सारा जहान है, उसके कंधों पर बैठ कर पूरा दुनिया घूरते हैं, हर एक चीज़, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना कि घर की साया छाया हर एक चीज़ है। पिता का सर मतलब साया उठने के बाद देखिएगा बहुत सारे गलत निगाहें से देखते हैं, बहुत सारे बोलते रहे ये है वो है, मतलब अलग अलग तरीके से प्रताड़ना देते हैं। ये विधवा है, उनकी पत्नी को भी बहुत मतलब अजीब, इसलिए बोलते हैं कुछ भी हो पिता का होना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो प्रवासी के रूप में कौन है? उनके पिताजी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनिमेष देखना का अर्थ। अनिमेष देखना का अर्थ बताइए। कभी कभी देखना, लगातार देखना,
रुक रुक कर देखा एनिमेस को, इसका भी जवाब आराम से दे सकते हैं आप। 39 बताइए। अनिमेश यानी कि लगातार, शुरू में तिरछे ने जैसे देखे, फिर टकटका के, अब देखिए लगातार, वही ना हुआ, टकटका के यानी कि लगातार देखना करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अब हमारे पास कितने हैं, अभी हम लोग 40 में पहुँचे हैं, अब हमारे पास 10 प्रश्न और हैं। ठीक है, 10 प्रश्न आप। तो वीडियो का अगर आप लोग लाइक नहीं किए होंगे, देख रहे हैं इतने देर से, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बगल में आपको बेल नोटिफिकेशन दिखेगा, उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस उपलब्ध होंगे उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट जो भी गवर्नमेंट जॉब की हो, कौन से वैकेंसी निकलती, कब तक लास्ट डेट, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? वायु का, प्रश्न संख्या 40 बताइए। वायु है या वायु? वायु ही होगा। कैसे ये लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, 2 जगह मिस्टेक हो गया। वायु, ठीक है। वायु का योगदान बताइए। वायु का योगदान, वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? पंछियों को, किसानों को, फसलों को, ये भी आराम से देखिए, चैप्टर में ही सारा चीज़ छिपा हुआ है। 40 के जवाब दिए, तो किसे बोलते हैं? चैप्टर का नाम ही है फसल, यानी कि फसल, यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, फसलों को वायु है बड़ा करने में बहुत ही अहम योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 41। बच्चों की दंतुरित मुस्कान किसमें भी जान डाल दे, यानी कि बच्चों, मैंने कई बार बताया आपको। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि पिछला प्रश्न आ ही जाता है। इसका जवाब दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि मुर्दों में भी जान डाल दे, क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृतक। मृतक मतलब होता है कि मुर्दा, मरा हुआ व्यक्ति। ठीक है, मृत्यु, जो मृत्यु के पार कर चुका है। बोलते हैं कि जब तक जीवन है तब तक क्या होगा? प्रॉब्लम आएगी, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खत्म। ठीक है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप जीवन में आए कुछ अच्छा करके जाइए। ठीक है, माता पिता का सपना है आपके ऊपर। चलिए प्रश्न संख्या 42। किसने सदा स्नेह प्रेम दिखाया और देखभाल की? किसने सदा स्नेह प्रेम दिखाया और देखभाल की? कौन? माँ है, पिता है, दादी, चाची, और बता दिया चार ऑप्शन, माँ, पिता, दादी, चाची। बताइए किसने हमेशा, सदा मतलब होता है हमेशा, लगातार, ठीक है, स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया? बताइए प्रश्न संख्या 42 का जवाब दीजिए। तो कौन है जो हमेशा प्यार करती है, हमेशा, चाहे हमारे लिए कुछ हो या ना हो, कुछ भी मांगते हैं, चाहे हमारे माता के पास पैसे हो या ना हो, कर्जा करके इधर उधर से जुगाड़ करके वो चीज़ें दे देती है। यानी माँ का जो प्यार है वो एक निस्वार्थ भाव से होता है। ठीक है, चाहे बच्चा गलत ही करे, लेकिन माँ बोलेगी नहीं, सही है हमारा बच्चा, चाहे दुनिया कुछ भी बोल दे, लेकिन माँ बोलेगी गलत है तो भी सही आपको बोलेगी। ठीक है, सारे लोग पूछेंगे आप काम करके आए, कितना पैसा लाए, लेकिन माँ पूछेगी कि खाना खाए या नहीं खाए। ठीक है, चलिए, तो कौन है? माँ हमेशा देखभाल करती है। मैं आपको जीवन से भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँगा जो आपके जीवन में काम देगी। ठीक है, पढ़ना ही एक इम्पोर्टेंट नहीं, पढ़ने के साथ आपका व्यवहारिक ज्ञान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, एक किसी का डॉक्टर है, 60 लाख के फ्लैट में रह रहा है, लेकिन उसका पिताजी जो है रो रहा था सड़क में। कई लोग वृद्धाश्रम छोड़ सकते हैं। एक माता जी बोल रही थी कि मैंने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, और देखिए वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, उनको रात में ही अपने नाम पर प्रॉपर्टी करवा ली। तो ऐसे बच्चे को क्या फ़ायदा? आप बच्चे को संस्कार नहीं दे पा रहे। यानी कि आप अगर खुद अपने माता पिता के साथ कीजिएगा तो आने वाले दिन में आपके साथ भी आपके बेटा बेचे, क्योंकि गुणसूत्र यानी कि जेनेटिक जो होता है वो ट्रांसफ़र होते रहता है। आपका जो बिहेवियर है वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए अभी जो बिहेवियर उस चीज़ को सुधार करना है। अगर अभी आप अपने बिहेवियर में सुधार नहीं कीजिएगा तो आने वाले दिनों में वो जो गुणसूत्र है यानी कि जेनेटिक है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, और बच्चा भी आपके, क्योंकि बच्चे में देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कि बच्चा अपने पिताजी, अपने माताजी पर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनमें जो गुणसूत्र है, जेनेटिक है, वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपका बिहेवियर जो है वो भी ट्रांसफ़र होगा। अगर आप अपने माता पिता को गलत व्यवहार कीजिएगा, अब वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा, बोलेगा अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवा लीजिएगा, इतना प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के आप लोग इतना बड़ा करते हैं, नौकरी लगवाते हैं, और देखिए आप बड़े होने के बाद बोलते मैं वाइफ इज़ माई लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, समझे?
तो अगर ये चीज़ें बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, अगर आप ये सारी चीज़ें कीजिएगा तो आने वाले दिन इसका भुक्तभोगी आप ही होंगे, आपका बच्चा भी आपको एक दिन ये करेगा। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां लोग क्या करती है, मेरा पति है, सास ससुर को नहीं देखते। ठीक है, यानी कि सास ससुर को अपनी माँ नहीं मानती, अपनी माँ को मानती। यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा, उसका भाई है, उनकी जो भाई की पत्नी, ठीक है, पत्नी उसको माँ नहीं मानेगी, और ये जो लड़की है यहाँ पे अपने पति की माँ को अपना माँ नहीं मानेगी। तो क्या होगा, लोग जो है किसी दूसरे को ब्लेम डालते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि एक जो मैं वीडियो देख रहा था जिनमें एक माता जी थी, सास ससुर अपनी बेटी को, उनका जो पति है हेल्प कर रहा था खाना बनाने में, बहुत सारी चीज़ों करने, तो बोलते देखो कितना प्यारा दामाद मिला बेटे जैसा, लेकिन उसका बेटा जब पत्नी को हेल्प कर रहा था तो बोलते कितना नालायक है, गुलाम हो बीबी का। यानी उसकी बेटी अगर उसके पति को हेल्प करे तो अच्छा है, उसका बेटा जैसा दामाद, लेकिन उसका बेटा जब उसकी पत्नी को हेल्प करे तो गुलाम है, कितना नालायक है, तुमको इसलिए इतना पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। यानी कि जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उस चीज़ को आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या मैं इस चीज़ को कर रही हूँ या कर रहा हूँ? ठीक है, मैं ज़्यादा अभी लेक्चर नहीं दूंगा। चलिए, प्रश्न संख्या 43, किसका स्पर्श को पाकर पत्थर भी पिघल जाता है? ठीक है, किसका स्पर्श पाकर? 48 का जवाब दीजिए था, किसका स्पर्श पाकर बताइए। 48 नहीं, 43 देखिए, अब भाषण देने के चक्कर में प्रश्न संख्या भी भूल जा रहा हूँ। ठीक है, 43 का क्या, बच्चे का, ठीक है, यानी कि बच्चे का स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघल जाता है, जितना गुस्सा हो सारा चीज़ मिल जाता है पानी में, यानी कि गुस्सा भी शांत हो जाता है बच्चे की मुस्कान को देखकर। मैंने बताया ना। मधुपर्क शब्द का अर्थ क्या है? 44 का जवाब दीजिए, मधुपर्क शब्द का अर्थ क्या है? मधुपर्क शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए, मधुपर्क शब्द का अर्थ क्या है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 45, बच्चों को कैसा देख रहा है? बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तिरछी नजरों से, प्यार से, रुक रुक कर, रोते हुए। बच्चा जो कवि को कैसे देख रहा है, कैसे देख रहा था बच्चा कवि को, बताइए। प्रश्न संख्या 45, जवाब दीजिए जल्दी से। तो कैसे देख रहा था? तिरछी नज़र से, छिप छिप करके देख रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 46, पानी का जादू का अर्थ, पानी का जादू का अर्थ परस्पर देखना, सिमट कर मंद होगा, या पानी का प्रभाव, बदला हुआ रूप। पानी का जादू का अर्थ बताइए, 46 का जवाब दीजिए। हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर हैं, जल्दी से। तो क्या होगा? पानी का प्रभाव। ठीक है, पानी का जादू का अर्थ यानी कि पानी का प्रभाव। प्रश्न संख्या 46 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 47, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा जाता है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा जाता है? बताइए, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा जाता है? फसल को, अशोक को, कमल को, कीचड़ को। 47 का जवाब दीजिए, किसे कहा जाता है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा जाता है? तो फसल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 48, शिशु की प्रथम गुरु कौन है? बताइए। ये तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्टेटस में लगाते हैं बहुत सारे लोग, रील में बहुत सारा वायरल। तो बताइए प्रथम गुरु किसे माना जाता है? इसका जवाब अगर नहीं जान रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ आपको, शर्माने चाहिए आपको। कौन है शिशु की प्रथम गुरु? 48 का जवाब दीजिए। तो हमेशा प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ही वो गुरु होती है जो सबसे पहले आपको ज्ञान देती है, वही आपको बोलना, पढ़ना, लिखना, हर एक चीज़ सिखाती है। लेकिन बाद में आप स्कूल में जाते हैं, माँ ही आपको बहुत सारी बिहेवियर, हर एक चीज़ सिखाती है। प्रथम गुरु आपको माँ ही होती है। बाकी वो दुनिया में जितने कुछ सीख रहे हैं, जिससे भी सीख रहे हैं, वो गुरु है ही। छोटे से भी सीख रहे हैं वो भी गुरु है। लेकिन प्रथम गुरु की अगर बात आएगी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा, माँ उसका। ठीक है, इस बदला ही नहीं जा सकता इस आंसर को। चलिए 49 का जवाब सेकंड लास्ट है, बताइए। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? ठीक है, यानी कि कविता में झोपड़ी में कमल खिलना
क्या क्या आस है? अमीर होना, पैसे कमाना, गरीब में आनंद, झोपड़ी में फूल खिलना। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। आप कविता नहीं भी पढ़े होंगे ना, आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए, झोपड़ी में कमल खिलना यानी कि गरीबी में भी आनंद लेना, गरीबी में भी आनंद है। पूरा बोलते हैं कि सोने का महल में भी लोग रो रहे। पैसे से अगर सब कुछ खरीदा जाता तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, खिलाड़ियों का डिवोर्स नहीं होता, हार्दिक पांड्या का डिवोर्स नहीं होता, आमिर खान का डिवोर्स नहीं होता। हर एक एक्टर एक्ट्रेस को देखिए क्या उनके करोड़ों रुपये, अरबों रुपये की संपत्ति है, डिवोर्स नहीं होता है। देखिए जेफ बेजोस को देखिए, इधर देखिए क्या बोलते हैं इलन मस्क का, देखिए इलन मस्क का पता नहीं, उनका आइडिया नहीं है। इधर देखिए बिल गेट्स का देखिए। आखिर डिवोर्स क्यों होता है? उनके पास पैसे की कमी नहीं, यानी कि झोपड़ी में भी लोग आनंद ले रहे हैं, खुश है। पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो यानी कि गरीब है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आनंद से जीना है, ठीक है। गरीबी में भी आनंद, यानी कि झोपड़ी में कमल खिलना का मतलब गरीब में भी आनंद लेना, ठीक है। जो है उसी में खुश रहिए। जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को आप लोग देखिए, बोलते हैं कि जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिला सो सोना, ठीक है। यानी जिस चीज़ का हमें प्राप्ति हो जाती है उस चीज़ का कदर नहीं होती है। आप एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, किसी भी लड़की से आप प्रेम करते होंगे, उसे पाने के लिए देखिए आप मिलने के लिए जाते कितना तैयार होते होंगे। कोई भी लड़की लोग भी जब वो मिल जाती, बातें करने लगती है, बस देखिएगा थोड़ा लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। बोले अरे ये तो बस किसी और लड़की को आप अट्रैक्ट होने लगेगा, या वो लड़की किसी और लड़के पर अट्रैक्ट होने। यानी कि जो चीज़ मिल जाता है उस चीज़ की कदर हम लोग करना छोड़ देते हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो जो चीज़, वो यही चीज़ कहावत में सही बोला गया ना कि जो मिल गया सो मिट्टी और जो ना मिला सो सोना। उस चीज़ का हम लोग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अरे ये चीज़ होता तो बहुत अच्छा होता है, ये चीज़ हो जाता तो हम ये कर लेते, ये चीज़ कर लेते, वो करें। तो मन में मलाल ना रहे, ठीक है। जो इच्छा हो वो चीज़ कर दीजिए, और जो चीज़ है उसी में खुश रहिए। जो चीज़, जो लाइफ को आप जी रहे हैं उस लाइफ को कोई जीने के लिए सोच रहा है, सपना दिख रहा है। जिस खाने को आप खाते हैं कोई लोग उस चीज़ को सोचता है। जिस मोबाइल को आप चलाते हैं उस मोबाइल को, कुछ छोटा मोबाइल में चलाता होगा, कोई छोटा मोबाइल चला रहा है तो वो सोचता होगा कि शायद बड़ा मोबाइल होता हमारे पास, और जो मोबाइल नहीं चला रहा है वो सोचता कम से कम छोटा वाला मोबाइल हो जाता। जिसके हाथ पैर नहीं सोचता कि हाथ पैर होता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में खुश नहीं है, सिर्फ दूसरों को देखते हैं, ये होता हमारे पास, ये होता है। अंत में सब कुछ प्राप्त करने के बाद क्या होगा? सिकंदर को आप देखे होंगे, दुनिया जीतने के लिए लगा था, लेकिन अंतिम में क्या हुआ? हौसले सिकंदर के आली थे, जब वो गया तो दोनों हाथ खाली थे। ये कहावत आप सभी सुने होंगे। इसीलिए हर एक चीज़ों का आनंद लेते चलिए, जो है जीवन में उसी चीज़ का लाभ लेकर हर एक चीज़ करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, कविता में किस रस का समावेश है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कविता में किस रस का समावेश है? फसल यह दंतुरित मुस्कान कविता में किस रस का समावेश है? ठीक है, बताइए जल्दी से, कौन सा रस है कविता में? बताइए। तो वात्सल्य रस। आप हमें कमेंट में, होमवर्क में ये दे रहा हूँ कि वात्सल्य का क्या अर्थ होता है, ठीक है, आप बताइएगा। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया, ठीक है। और यहाँ पे आपका MCQ है, सॉरी MCQ उत्तर दिया हुआ, आप लोग जाइएगा देख लीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस किसी भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी या किसी चीज़ का करना चाहते हैं तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बना, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए इस चीज़ का तो टेलीग्राम में जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या कोई भी एग्जाम में अगर हिंदी का ये जो चैप्टर पूछा जाता है तो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बात, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रास्ता खुद बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।